है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज आपने यदि YouTube पे जब इस वीडियो को देखा होगा और इसके थंबनेल को देखा होगा, अगर आपने उसके थंबनेल को देखकर ही इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जैसे हमारे एसएससी, एमटीएस, यूपी लेखपाल, यूपी पैट, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं उनके रिवीजन के लिए हमने हिस्ट्री की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें से हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा भारत के वंश। एंसेंट हिस्ट्री में हमारे 3 वीडियो आएंगे एंसेंट हिस्ट्री के, और कम टाइम में अधिक पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वही हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, और उन सभी को हम आराम से देखेंगे, और जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे उनको हम आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो हमारी एंसेंट हिस्ट्री की 3 वीडियो आएंगी। जैसे एक तो हमारी आज की यही रहेगी, जो हमारे वंश हैं वंश रहेंगे। दूसरी वीडियो एक और वंश की आएगी, मतलब 2 वीडियो तो हमारी वंश से संबंधित आएगी और एक वीडियो आएगी हमारी सभ्यताओं से संबंधित। और जो हमारे धार्मिक, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और जितने भी ये धर्म थे, इनके जो उदय हुए हैं इनसे संबंधित एक वीडियो हम बनाएंगे। जैसे इन सभी में हम उसको कवर करेंगे। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ये धार्मिक संबंधित जो धर्म है उनसे संबंधित हमारा एक वीडियो आएगा, और 2 वीडियो रहेंगी वंश से संबंधित। तो आज जो है हमारी फर्स्ट वीडियो है वंश से संबंधित, फिर दूसरी वीडियो आएगी और फिर हम सभ्यताओं से संबंधित एक वीडियो बना देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का उदय होता है। उन 16 महाजनपदों के उदय में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मगध। क्या था? उसका नाम मगध था, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर यदि बात की जाए उन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, और महाजनपद की बात की जाए, जैसे हमारा अवंती था, कौशल था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और अदर जो वंश हैं उनकी हमसे उनकी लोकेशन पूछ लेता है, वर्तमान में यह महाजनपद किस क्षेत्र में आता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। यदि आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध के बारे में, और जो हमारे वंश हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम देखते क्या हैं, हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है, और उन 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम था मगध। और मगध की जो स्थापना की थी, मगध की जो स्थापना की थी वो की थी बृहद्रथ ने। इसने इस वंश की स्थापना की थी मगध साम्राज्य की। लेकिन बात की जाए इस मगध साम्राज्य में कितने वंश उभर के आए, तो इस मगध साम्राज्य में 4 वंश आए थे, जिसको याद करने का ट्रिक है हसनम। ये जो है हमारा इन महाजनपदों को याद करने की ट्रिक है से हमारा हो जाएगा हर्यक वंश, और इस वाले से होएगा शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, और मैं से मौर्य वंश। ये जो है हमारे इन वंशजों से संबंधित ट्रिक है जो हमें आसानी से याद करने में सहायता करेगी, क्योंकि कई एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इन वंश का क्रम लगाइए, कौन सा वंश सबसे पहले आया। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो मगध में वंश उभर के आए वे कौन कौन से थे। तो सबसे पहले देखते हैं जो मगध साम्राज्य था, इस वंश की जो स्थापना करते हैं वो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बिंबिसार इस वंश की स्थापना करते हैं, और इस वंश की स्थापना करने के बाद जो अपनी राजधानी बनाते हैं वो बनाते हैं गिरिव्रज या राजगृह, वो अपनी राजधानी बनाते हैं। अब जो मगध साम्राज्य था इसकी स्थापना कौन करते हैं? बिंबिसार करते हैं। अब बात की जाए कि जो बिंबिसार थे, बिंबिसार के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था जीवक, जो बिंबिसार के राजवैद्य के रूप में वहां पर रहते थे। कहां पर? बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे। तो वो जो जीवक थे, जो बिंबिसार के एक मित्र थे जिनका नाम था चंडप्रद्योत जो थे वे जो हमारी अवंती है, अवंती के वो राजा थे। चंडप्रद्योत जो थे अवंती के राजा थे। तो चंडप्रद्योत की जब तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, पांडु रोग उन्हें हो जाता है चंडप्रद्योत जी को। तो चंडप्रद्योत को ठीक करने के लिए बिंबिसार क्या करते हैं, जो इनके दरबार में रहते थे जीवक, उनको वहां पर भेज देते हैं। किनको? बिंबिसार वहां पर किसको भेजते हैं? जीवक को भेजते हैं, जो इनके राज दरबार के कवि थे, वैद्य थे।
तो उनको वहाँ पर भेज देते हैं और वे वहाँ से उसको ठीक करके वहाँ पर वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो बिंबिसार था, अब बात की जाए कि बिंबिसार हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का या मगध साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया है वो विवाह कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। इसने जो विवाह नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया है और ये पहला शासक था ऐसा करने वाला। जैसे इसने महाकोशला देवी से विवाह किया, क्षेमा से विवाह किया और भी थी जो जिनसे इन्होंने विवाह किए थे। तो फिर उसके बाद आते हैं और इनकी इस नीति को देखकर ही इनके पुत्र थे जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देते हैं। अजातशत्रु अपने पिता की ये हरकतें देख करके अपने पापा की ही हत्या कर देते हैं। फिर उसके बाद अजातशत्रु शासक बनते हैं और अजातशत्रु बनते हैं जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। फिर उसके बाद उदयन शासक बनते हैं जो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बनते हैं। उदयन भी अपने पिता की हत्या करके शासक बन जाते हैं। और फिर उदयन क्या करते हैं, सोन नदी, गंगा नदी और गंडक नदी के बीच में एक नगर की स्थापना करते हैं जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना कर देते हैं और इसी को अपनी राजधानी बना लेते हैं। कौन? जिनका नाम क्या था? उदयन था। फिर उसके बाद नागदशक जो उदयन के पुत्र थे, नागदशक भी उदयन की हत्या कर देते हैं। नागदशक भी इसकी हत्या कर देते हैं और इसीलिए जो हमारा हर्यक वंश है, हर्यक वंश को पितृहत्यात्मक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात की जाए कि पितृहत्यात्मक वंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है हमारा हर्यक वंश, क्योंकि ये अपने पिता की हत्या कर करके शासक बनते रहे। फिर उसके बाद आता है जो नागदशक था, नागदशक की भी हत्या कर देते हैं। कौन? इसके ही एक सेनापति थे जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग भी नागदशक की हत्या कर देते हैं और शिशुनाग क्या करते हैं, फिर एक दूसरे वंश जो हमारा शिशुनाग वंश था उस वंश की स्थापना कर देते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना कर देते हैं। और जो शिशुनाग थे, शिशुनाग जो अपनी राजधानी बनाते हैं वो बनाते हैं किसको? शिशुनाग राजधानी बनाते हैं वैशाली को। ये जो थे वैशाली को राजधानी बनाते हैं। फिर उसके बाद इनका पुत्र कालाशोक आता है, कालाशोक शासक बनता है। तो कालाशोक से एक क्वेश्चन बनेगा कि कालाशोक के टाइम पर ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कालाशोक के समय पे क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कालाशोक के समय पे किसका आयोजन हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और कालाशोक जो थे, कालाशोक ही पुनः पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बनाने वाले शासक थे। मगध साम्राज्य के पहले ऐसे शासक जिसने पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बनाया था, पुनः राजधानी बनाया था, वो कौन थे? हमारे कालाशोक ही थे, क्योंकि सबसे पहले किसने बनाया था? उदयन ने, और इसकी स्थापना भी कर दी थी। फिर जो शिशुनाग आते हैं ये अपनी राजधानी वैशाली बना देते हैं और फिर कालाशोक क्या करते हैं? पुनः फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र स्थापित कर देते हैं। अजातशत्रु से एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, अजातशत्रु के टाइम पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के टाइम पर क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हमारा राजगृह में इस प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। फिर इसके बाद कालाशोक के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम था नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे। तो नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद जो थे इस नंदीवर्धन की हत्या कर देते हैं और एक अलग ही वंश नंद वंश की स्थापना कर देते हैं। कौन? महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना कर देते हैं और किसकी हत्या करके? नंदीवर्धन की हत्या करके। फिर उसके बाद महापद्मनंद जब इस वंश की स्थापना करते हैं तो महापद्मनंद एक राट की उपाधि धारण करते हैं। एक राट की उपाधि धारण करने वाले मगध साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? वो थे हमारे महापद्मनंद। फिर उसके बाद इनका पुत्र था जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? धनानंद था, जो महापद्मनंद के पुत्र थे। जिस टाइम पर महापद्मनंद के पुत्र घनानंद शासक कर रहे थे मगध पर, मगध कहाँ है? मगध हमारे बिहार के आसपास का क्षेत्र जो है वो हमारा मगध है। तो इसी टाइम पर हमारे भारत में कुछ विदेशी आक्रमणकारी आ जाते हैं
विदेशी आक्रमणकारी जैसे हमारे ईरानी आ जाते हैं, यूनानी आ जाते हैं, ये दो आक्रमणकारी बीच में ही टपक जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे इसी में आ जाते हैं ईरानी। ईरानी आक्रमणकारी हमारे भारत में आते हैं कब? जिस टाइम पर धनानंद शासन कर रहे थे। तो ईरानी आक्रमणकारियों में से जो सबसे पहला शासक आया था वो था साइरस द्वितीय। जो ईरान में हकमनी वंश चल रहा था एक, उस हकमनी वंश का शासक कौन था? साइरस द्वितीय था, जो हमारे भारत में आ जाता है। तो हकमनी वंश का जो शासक था वो था साइरस द्वितीय, जो हमारे भारत में आक्रमण करने आता है। लेकिन बात की जाए कि सबसे पहले कौन सा ऐसा ईरानी शासक था जिसने सबसे पहले सफलतापूर्वक भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था डेरियस प्रथम। उसका नाम क्या था? डेरियस प्रथम। ये आप याद रखोगे, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम जो था ये वो व्यक्ति था जिसने हमारे भारत पर सफलतापूर्वक ईरानी आक्रमण किया था। फिर उसके बाद भी, और हाँ, ईरान से एक क्वेश्चन और बता दूं, जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, भारत को जो हिंदुस्तान कहा है वो ईरानियों ने ही कहा है। ईरानियों ने ही भारत को क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है। फिर उसके बाद आते हैं यूनानी। यूनानी में जो आक्रमणकारी आता है वो आता है हमारा सिकंदर महान, जिसको कहते हैं द अलेक्जेंडर। तो ये हमारे भारत में आक्रमण करने आता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारा भारत है, तो ये हमारा क्या है? भारत है। तो ये जो हमारे भारत में आक्रमण करने आता है, तो यहाँ पर जो यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सिंध। तो सिंध क्षेत्र पर क्या करता है? सिकंदर आक्रमण करता है। सिकंदर आक्रमण करता है और सिंध क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। सिंध क्षेत्र पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और सिंध क्षेत्र के जो राजा थे उनका नाम क्या था? अंभी था, अंभी। तो यहाँ पर जो था सिकंदर कब्जा कर लेता है और यहीं पर रहने लगता है। फिर उसके बाद सिकंदर क्या करता है? सिकंदर थोड़ा सा और अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो वो मिलता है, यहाँ पर एक नदी पड़ती है जो झेलम नदी है। तो झेलम नदी जो है वो यहाँ पर पड़ती है और यहीं पर क्या है? पंजाब है। तो पंजाब के जो एक राजा थे जिनका नाम था पोरस। क्या था? पोरस था। पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है। पोरस और सिकंदर के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, जिस युद्ध को झेलम नदी का युद्ध या हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, या झेलम नदी का युद्ध भी इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पर होता है, पोरस और सिकंदर के बीच में होता है। फिर उसके बाद सिकंदर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर पड़ती है हमारी ब्यास नदी। ब्यास नदी यहाँ पर पड़ती है। तो ब्यास नदी पर जब सिकंदर की सेना आती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा मगध साम्राज्य चल रहा है और वहाँ पर शासन कर रहा है धनानंद। तो धनानंद यहाँ पर शासन कर रहा है और यहाँ पर पड़ रही है हमारी कौन सी नदी? वो है हमारी ब्यास नदी। तो ब्यास नदी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि सिकंदर की सेना ने किस नदी से, सिकंदर की सेना भारत से किस नदी से वापस हुई थी? तो वो कौन सी नदी थी? वो ब्यास नदी थी, जो यहाँ पर थी। क्योंकि सिकंदर की जो सेना थी वो डर जाती है। एक तो वो यहीं पर युद्ध लड़ा उसने, वो मतलब इतनी दूर से चल के आ रहे हैं वो यूनान से। तो यहाँ पर जब वो चल के आए तो यहाँ पर जो था वो पहले तो झेलम नदी पर युद्ध लड़ा उन्होंने, पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ। तो सिकंदर की जो सेना थी वो थक सी गई थी। तो सिकंदर की सेना क्या करती है? अब वो हार मान लेती है और वो कहती है अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अब वो युद्ध करने से मना कर देती है या भारत में अंदर घुसने से मना कर देती है। एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो था एक क्रूर शासक का शासन चल रहा था जिसका नाम था घनानंद का यहाँ पर शासन चल रहा था, इस वजह से भी वो मना कर सकती है। अब यहाँ से जो सिकंदर से क्वेश्चन बनेंगे, सिकंदर के दो सेनापति थे। एक था हमारा जलीय सेनापति और एक था स्थलीय सेनापति। तो जो जलीय सेनापति था उसका नाम क्या था? निर्याकस था। उसका नाम क्या था? निर्याकस था जलीय सेनापति का। और स्थलीय सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये जो था इसका स्थलीय सेनापति था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। और सिकंदर का ये घोड़ा भी था जिसका नाम था बहुकेफला। तो बहुकेफला जो था वो सिकंदर का घोड़ा था। तो सिकंदर क्या करता है? एक बहुकेफला नामक नगर की भी स्थापना करता है। कहाँ पर? भारत में।
भारत में एक नगर की स्थापना करता है जिसका नाम क्या था, बहुकेफला, अपने घोड़े के नाम पर। इसका घोड़ा वहां पर मर जाता है। तो अब जो था सिकंदर जब वापस जा रहा था यहाँ से, उसकी सेना ने मना कर दिया था, तो यहाँ पर हमारा ईरान इराक का क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर बेबी जोन था। क्या था, बेबी जोन। तो बेबी जोन में जाते समय सिकंदर की हो जाती है मृत्यु। बेबी जोन में जब सिकंदर हमारे भारत से बाहर जा रहा था अपने यहाँ पर, तो उसकी मृत्यु कहाँ पर हो गई, बेबी जोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर क्या करता है, जब वो जा रहा था तो उसका जो सेनापति था, स्थलीय सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटस। तो सेल्यूकस निकेटस जो था, उसको जितने भी उसके विजित प्रदेश थे जिसपे उनने विजय प्राप्त की थी, जितने भी हमारे भारत के उसने जीता हुआ क्षेत्र था, वो सभी सेल्यूकस निकेटस को दे जाता है यहाँ का क्षेत्र। फिर उसके बाद सिकंदर चला जाता है और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटस शासन करने लगता है। और उसी टाइम पर यहाँ पर जो था, ये मगध साम्राज्य में घनानंद का शासन समाप्त हो जाता है और इस पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आ जाता है। फिर क्योंकि उसके बाद आता है क्या, हमारा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, आप जानते ही हैं, जिसको सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। वो था हमारा, आ जाता है हमारा मौर्य काल। तो मौर्य काल में जो हमारे शासक आए हैं, इनमें सबसे पहला जो शासक था वो तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था, जिसके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। जो चाणक्य थे वो उसके दरबार में रहा करते थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर उसके बाद आते हैं शासक था, वो था बृहद्रथ। किस वंश का, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, बृहद्रथ था। मौर्य वंश के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक बड़ा वंश है, तो हम उसको आपको बता देंगे। अभी जो कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। यदि हम इसमें ही सारा कुछ कवर करने लग जाएंगे, तो हमने कवर करने लग जाएंगे तो ऐसा हमारे लिए कठिन होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा मौर्योत्तर काल, या इसी को बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य का उदय जो होता है वो हमारे मौर्य काल के बाद या मौर्योत्तर काल के बाद ही ब्राह्मण साम्राज्य का उदय होता है। तो ये जो था, इस जो हमारा मौर्योत्तर काल था, इसमें भी हमारे 4 वंश आते हैं। उन वंशजों को याद रखने की ट्रिक है शक सच जो है, इन वंशजों को याद रखने की ट्रिक है। तो इनमें जो सबसे पहला वंश आएगा, शुंग वंश आएगा, कर्णव वंश आएगा, सातवाहन वंश, जिसको आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद चेदी वंश। ये जो थे हमारे 4 वंश थे जो हमारे मौर्योत्तर काल में हमें पढ़ने हैं। क्योंकि जो इससे पहले जो था हमारा, वो हमने क्या पढ़ा था, मौर्य काल पढ़ा था। उसके बाद आता है ये ब्राह्मण साम्राज्य। तो अब देखते हैं जो हमारा शुंग वंश था, शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग थे, इसने जो हत्या करके, या हमारा मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना अर्थात ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की थी। और यही वो टाइम था जिस टाइम पर हमारे भारत में ब्राह्मणों का वैष्णव धर्म का उदय होता है दोबारा से, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हुआ था, फिर दोबारा से ब्राह्मण साम्राज्य वैष्णव धर्म का उदय होता है। और उदय करने का कारण कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। तो पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी इन्होंने बनाई थी वो विदिशा बनाई थी। अभी तक जो हो रही थी हमारी पाटलिपुत्रा थी, अब जो हो जाती है वो राजधानी क्या थी, विदिशा हो गई थी। इन्होंने इस राजधानी को क्या बनाया, विदिशा बनाया। और इन्हीं के टाइम पर हमारे भारत में एक शासक था जिसका नाम था मिनांडर आता है, और मिनांडर और पुष्यमित्र शुंग के बीच में युद्ध होता है। पुष्यमित्र शुंग मिनांडर को पराजित कर देते हैं। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, उसका नाम क्या था, अग्निमित्र। अग्निमित्र से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अग्निमित्र से एक क्वेश्चन बन सकता है। जो कालिदास ने एक रचना की है मालवी काग्निमित्रम, तो इसकी ये जो रचना है इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। इस पुस्तक इस कहानी संग्रह है कि ये कहानी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कहानी है या उपन्यास है या ग्रंथ है, तो ये जो है हमारी एक कहानी है। फिर उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक था वो आता है देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था, और देवभूति की हत्या करके वासुदेव दूसरे वंश की स्थापना अर्थात कर्णव वंश की स्थापना कर देते हैं वासुदेव।
अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, शुरू में देव है और यहाँ पर बाद में क्या है, देव है। तो जो पहले आएगा, जो मतलब जो पहले था उसके शुरू में देव है और जो बाद में आया उसके बाद में देव है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो था देवभूति था, जो इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी, वासुदेव ने, और एक नए वंश कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। फिर इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। क्या था, सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या करके फिर से एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था सिमुक। सिमुक जो है ये आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश की स्थापना कर देते हैं। सिमुक जो थे किस वंश की स्थापना करते हैं, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर देते हैं। सिमुक जो थे इस वंश की स्थापना कर देते हैं। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, सै से ये स्टार्ट होता है और सै से ये, मतलब सै में ही तो अंतर है, एक में बड़ा सै है और एक में छोटा वाला सै है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी। और यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलता है, यहाँ पर भी राजा के नाम में माता का नाम छुपा होता था। राजा के नाम में किसका नाम छुपा होता था, पुत्र के नाम में मम्मी का नाम छुपा होता था, जिस तरह से गौतमी पुत्र सातकर्णी है। लेकिन यहाँ का शासन जो था मात्र सत्तात्मक नहीं था, लेकिन राजा के नाम में माता का नाम जुड़ा होता था। यहाँ का शासक पितृ सत्तात्मक ही था। शासक जो करते थे वो मतलब पिता ही करते थे। और इस वंश में एक चीज और होती है, सबसे पहले इस वंश में भूमि दान देने की, भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा स्टार्ट हो जाती है। भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा कब स्टार्ट हुई, इस वंश में स्टार्ट हुई थी। कब, जो हमारा आंध्र सातवाहन वंश था। और इसी वंश में एक व्यवस्था और लागू हो जाती है, सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था क्या है, जब इन्होंने क्या करा, भूमि दान देने की प्रथा स्टार्ट की, किनको, भिक्षुकों को। तो भिक्षुकों के पास जो थी अधिक भूमि हो, जैसे कभी उन्होंने कहीं से बंटवारी, कभी कहीं से, मतलब भूमि ये जो करते थे दान करते थे, मतलब सैलरी ना दे करके भूमि देते थे। मतलब इनको महीने की सैलरी ना दे करके इनको क्या देते थे, जमीन ही दे देते थे। ये अब इस जमीन के मालिक आप हैं। तो ऐसे ही इनकी जमीन जो थी वो बढ़ती जाती थी। तो ऐसा होता था कि मतलब उस क्षेत्र में बहुत सारे राजा हो जाते थे। तो यही व्यवस्था क्या कहलाती है, सामंत व्यवस्था कहलाती है। फिर उसके बाद आता है चेदी वंश। चेदी वंश जो था ये हमारा उड़ीसा में उभरा था। कहाँ था, उड़ीसा में इस वंश का उदय हुआ था। कौन सा वंश है, चेदी वंश। चेदी वंश का जो संस्थापक, इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था खारवेल। खारवेल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल क्या करता है, ये तो हमारा उड़ीसा में शासन कर रहा था, कौन, खारवेल। लेकिन जो मगध था, मगध से ये एक जैन धर्म की मूर्ति चुरा करके लेकर आता है, जिसका नाम था जीन शीतलनाथ की मूर्ति को चुरा कर लेकर के कहाँ पर आ जाता है, ये उड़ीसा में ले आता है, या हमारा कलिंग में ले आता है। ये शासक कहाँ कर रहा था, कलिंग में कर रहा था। तो कलिंग में वो मूर्ति ले आता है। एक टाइम आपने वो देखा होगा, जब मौर्य काल पढ़ोगे आप, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो अशोक थे, अशोक ने जो था एक बार कलिंग पर आक्रमण किया था, और एक टाइम ये है कि ये मगध पर आक्रमण कर रहा है। एक बार मगध के शासक ने इस पर आक्रमण किया और एक बार कलिंग के शासक ने मगध पर आक्रमण किया। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। यदि आज हमें असफलता मिल रही है तो आने वाले टाइम में हमको सफलता जरूर मिलेगी। फिर हम देखते हैं, ये तो देखा हमने चेदी वंश से संबंधित। फिर उसके बाद हमारे भारत में कुछ विदेशी आक्रमणकारी फिर से आ जाते हैं, जैसे हमारे यवन राज्य का आवागमन। इनमें जो था हमारा सबसे पहले आते हैं हिंद यूनानी, शक आते हैं, पहलव आते हैं और कुषाण आते हैं।
कौन आते हैं? शक आते हैं, पहलव आते हैं, कुषाण आते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे भारत में आए यवन आक्रमणकारी। यवन आक्रमणकारियों में जो सबसे पहले आए वे आए हिंद यूनानी, जिन्हें बैक्ट्रियाई के नाम से भी जानते हैं। हिंद यूनानी, बैक्ट्रियाई या ग्रीक के नाम से किन्हें जानते हैं? इनको जानते हैं, हिंद यूनानियों को। इनका जो सबसे पहले शासक आता है वो डेमेट्रियस आता है। डेमेट्रियस हमारे भारत में आक्रमण करता है। डेमेट्रियस ने हमारे भारत में आक्रमण किया। फिर इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिनांडर। मिनांडर हमारे भारत में आया। मिनांडर और नागसेन के बीच में कुछ प्रश्न उत्तर हुए थे मिनांडर और नागसेन के बीच में। नागसेन का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है और मिनांडर कहाँ के हैं? हिंद यूनानी या ग्रीक है। तो इनका संबंध जो है मिनांडर का संबंध इनसे है और नागसेन का बौद्ध धर्म से है। तो इन एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में इनके प्रश्न उत्तर का वर्णन मिलता है। किसमें? मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है, मिलिंद पन्हो। इसमें इनके प्रश्न उत्तर का वर्णन मिलता है। जब हमारे भारत में हिंद यूनानी आए तो इनकी जो कला थी वो ग्रीक थी, या इनकी जो लिपि थी वो ग्रीक थी, और हमारे भारत की जो कला थी, ग्रीक और भारतीय कला मिलकर के हमारे भारत में एक कला का विस्तार हुआ जिसको कहते हैं गांधार कला। गांधार कला का विकास कब हुआ? ग्रीक और भारतीय कला के मिलने से गांधार कला का विकास हुआ। और हिंद यूनानी से एक क्वेश्चन और बनता है, इन्होंने हमारे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानियों ने चलाए थे। फिर उसके बाद आते हैं शक आते हैं। शक जो थे ये हमारे भारत में आते हैं। शकों का जो सबसे शकों में जो शक जो थे, शक हमारे भारत में आए। ये मध्य एशिया से हमारे भारत में आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से हमारे भारत में आए थे। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था उसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, रुद्रदामन। रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखा है जो संस्कृत में है, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा। और जो हमारे शक हैं, शकों ने क्या किया? शकों ने ये जो था इसका संबंध किससे है? जूनागढ़ अभिलेख से है। और ये क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ और संस्कृत का पहला अभिलेख है। शक जो थे इन्होंने क्या किया? हमारे भारत में विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत किसने चलाया था? शकों ने चलाया था। फिर उसके बाद पहलव आते हैं और फिर उसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुलु कडफिसस, ये कुषाण वंश का संस्थापक था। ये कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुलु कडफिसस। ये हमारे भारत में आया और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था उसका नाम क्या था? वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। तो कनिष्क जो थे, कनिष्क के समय पे हमारे कनिष्क हमारे भारत के यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो कनिष्क क्या करते हैं? 78 एडी में शक संवत चलाते हैं। शक संवत किसने चलाया? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया। और कुषाण वंश के शासकों ने ही सब शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। इनसे एक क्वेश्चन ये बनेगा, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के। अब सोने से संबंधित हमने आपको दो बताए। एक तो हमने बताया हिंद यूनानी, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। बात की जाए शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाण थे। अब बात की जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वे गुप्तों के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। फिर उसके बाद हमारे भारत में कुछ, हमारे दक्षिण भारत में भी वंश आते हैं, जैसे हमारा संगम वंश था। ये हमारे दक्षिण भारत में उदय हुआ था। इस संगम वंश में 3 वंश थे। एक का नाम था चोल, चेर, पांडे। चोल, चेर, पांडे। चोल, चेर, पांडे। ये जो थे हमारे 3 वंश थे जो दक्षिण भारत में उभर के आए थे। और 21 वंश से संबंधित है? संगम वंश से। तो जो हमारा चोल और पांडे था, पांडे हमारा यहाँ पर था। पांडे वंश जो था वो यहाँ था।
और यहाँ जो था हमारा चोल वंश था। क्या था? चोल वंश, तमिलनाडु के आसपास, आंध्र प्रदेश के। और यहाँ पर जो था हमारा क्या था? चेर वंश था। चोल चेर पांडे, चोल चेर पांडे। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो करिकल था। कौन था? करिकल था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सेन गुटबंद था। सेन गुटबंद क्या करता है? ये क्या करता है? गन्ने की पूजा या पत्नी पूजा की ये शुरुआत करता है। कौन? सेन गुटबंद। सेन गुटबंद किस पूजा की स्टार्ट करता है? गन्ने की पूजा, सती पूजा या पत्नी पूजा की ये स्टार्ट करता है। कौन? सेन गुटबंद। फिर उसके बाद आता है नेडियोन। नेडियोन ये जो था ये किस वंश से संबंधित है? पांडे वंश से। अब जो है इन वंशजों से संबंधित कुछ वे भी जो इनके चिन्ह थे उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे चोल वंश का जो चिन्ह था वो क्या था? हमारा बाघ था। क्या था? बाघ था। और जो हमारा चेर वंश का क्या था? धनुष था। और पांडे वंश का क्या था? मछली था। क्या था? मछली था। ये जो थे इन चिन्हों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आज जो देखा हमने, जो हमारे भारत के वंश हैं उनके बारे में देखा। एक वीडियो वंश से संबंधित और आएगा, उसको भी आप देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।